नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जून सन 2025। चतुर्थी तिथि 15 जून को दोपहर बाद 3:52 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग 2026 से हो सकता है लागू, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अनुबंध पर लगे शिक्षकों की होगी छुट्टी, सरकार ने जारी किया यह आदेश। रेपो रेट में कमी के बाद SBI ने भी किया ब्याज दरों में बदलाव, सस्ते हुए होम लोन। नीट UG 2025 के रिजल्ट में छाया हरियाणा का अर्श गांधी, ऑल इंडिया में हासिल की 11वीं रैंक। हरियाणा के इन गांवों को मिलेगा सोलर उपकरण लगाने पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार, हर जिले में बनेगा आदर्श सोलर गांव। जयपुर के बापू बाजार की तर्ज पर विकसित होंगे फरीदाबाद के मार्केट, मिलेंगी ये सुविधाएं। हरियाणा के रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटेंगे इंतकाल, तरमीम जैसे अरबी व फारसी शब्द मुगल सल्तनत से हो रही इस्तेमाल। और ईरान के ऑयल डिपो पर इजराइल का हमला, दावा अब तक 150 टारगेट हिट किए। ईरान के 7 राज्यों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 18 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते बीच बीच में हवाओं में बदलाव और आंशिक बादलवाही देखने को मिल सकती है। इस दौरान धूल भरी हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। 15 जून की रात यानी आज रात और 16 जून को कुछ एक जगहों पर गरज और चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। वहीं 19 जून से राज्य में प्री मानसूनी हवाओं के आने से मौसम फिर से करवट ले सकता है। इससे वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 15 जून को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में, तो वहीं 16 जून को मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला में 25% बरसात के आसार जताए गए हैं। अगले दिन यानी 17 जून को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यमुनानगर, करनाल में 50% बरसात की संभावना बनी हुई है। इस दौरान पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, फरीदाबाद और पलवल में 25% बरसात के आसार बने हुए हैं। हरियाणा पुलिस विभाग हिसार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन हिसार में उपस्थित होना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून है। आवेदक अपने साथ वर्तमान की 2 फोटो, मूल दस्तावेज व उनकी 2 सत्यापित प्रतियों के साथ पहुंचना सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन, CAPF से सेवानिवृत्त कर्मी, HISF व HAP 2004 में सेवा मुक्त किए गए जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र 17 जून की शाम 5 बजे तक कार्यालय प्रबंधक, नई पुलिस लाइन, बरवाला रोड, हिसार, पिन नंबर 125011 पर आना सुनिश्चित करें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर लगे हुए TGT शारीरिक शिक्षा सहायकों और कला शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। दरअसल सरप्लस घोषित किए जा चुके शिक्षकों का अनुबंध 1 साल बढ़ाने के निर्णय को शिक्षा विभाग ने अब वापस ले लिया है। अब इन शिक्षकों का अनुबंध 30 जून तक ही वैलिड होगा। आसान भाषा में कहें तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो इन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। नोटिस में कहा गया है कि 30 जून के बाद सरप्लस घोषित सभी TGT कला शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। पिछले दिनों मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में भी HKRNL के तहत लगे सभी कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून तक बढ़ाया गया है। वित्त विभाग की आपत्तियों को देखते हुए मौलिक शिक्षा विभाग ने अनुबंधित शिक्षकों का अनुबंध अब सिर्फ 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। हरियाणा की नायबशानी सरकार ने मुगल बादशाह अकबर के जमाने से रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस्तेमाल होने वाले फारसी व अरबी के शब्दों को हटाने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिटायर्ड IAS अधिकारी VS कुंडू की अध्यक्षता में 1 मैन रेवेन्यू कमीशन का गठन किया था। करीब 2.5 साल बाद इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 900 ऐसे शब्दों को हटाने की वकालत की गई है जो 16वीं शताब्दी में बोले या फिर इस्तेमाल किए जाते थे। प्रदेश सरकार अब इन शब्दों के विकल्प के रूप में प्रयोग में होने
होने वाले हिंदी या फिर इंग्लिश के शब्दों की एक बुकलेट जारी करेगी, जिनके इस्तेमाल से राजस्व विभाग के कामों में आसानी होगी। जमीन से संबंधित कागजात में प्रयोग होने वाले वसीका, रफायाम, तरमीम, जद्दी, बारानी और फरीक अव्वल जैसे शब्द आम आदमी की समझ से बाहर रहते हैं, जिसके चलते कई जगहों से फर्जीवाड़े की शिकायतें भी सामने आ रही थी। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कमीशन ने ऐसे 900 शब्दों की सूची तैयार की है। इस सूची में इन शब्दों के हिंदी और इंग्लिश में अर्थ भी बताए गए हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के समय में जमीन के रिकॉर्ड के संबंध में फारसी के शब्द प्रयोग किए जाते थे। इन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी जारी रहा। जमीनों की लिखापढ़ी में शब्द आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राजस्व आयोग को जमीन संबंधी मामलों में सरलीकरण का निर्देश दिया था। कमेटी द्वारा तैयार की गई नए शब्दों की सूची को सभी जिला उपायुक्तों के पास भेजकर उनसे राय मांगी गई है। सभी उपायुक्तों से सुझाव मिलने के बाद सूची को अपडेट करके राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के कई बाजारों में सुविधाओं का अभाव है। पार्किंग, शौचालय सहित कई मूलभूत सुविधाएं भी इन बाजारों में उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब नगर निगम इन्हें व्यवस्थित करने का काम करेगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडर्न बाजार भी बनाए जाएंगे। इस विषय में नगर निगम की टीम जल्द ही काम शुरू करने वाली है। नगर निगम की टीमों द्वारा बाजारों को एक नया लुक देने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए बाजारों को चिन्हित किया जा रहा है। फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र ने इस विषय में पार्षदों के साथ एक बैठक की। फरीदाबाद के चिन्हित जगहों को बल्लभगढ़ के बाजारों को जयपुर के बापू बाजार की तर्ज पर बनाया जाएगा। जयपुर के बापू बाजार के खुलने और बंद होने का एक निश्चित निर्धारित समय दिया गया है। इसी तर्ज पर यहाँ भी बाजारों को सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोला जाएगा। यहाँ बाजारों को हाईटेक सुविधा दी जाएगी। बाजारों में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड अरेंज किया जाएगा। इसके अलावा शौचालय, साफ सफाई व पार्किंग आदि की अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5000 से अधिक आबादी वाले गांव में सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगवाने वाले गांव को केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेगी। इसी कड़ी में हरियाणा के 47 गांवों का चयन किया गया है, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। इन गाँव में सोलर उपकरणों को अपनाने की 6 महीने की प्रतिस्पर्धा 26 मई से शुरू हो गई है, जो कि 25 नवम्बर तक चलेगी। इस दौरान जिस गाँव का प्रदर्शन सबसे अधिक रहेगा उसे मॉडल सोलर गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि इसका उद्देश्य देश के हर जिले में एक आदर्श सोलर गांव स्थापित करना है। साथ ही साल 2011 की जनगणना के आधार पर जिन गांवों की आबादी 5000 से अधिक है, वहां सबसे अधिक सोलर पैनल लगाए जाने पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है और बिजली खपत 2400 यूनिट तक है, उन्हें 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार द्वारा 60,000 रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे परिवारों को सरकार कुल मिलाकर 1,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसी कड़ी में ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक और बिजली की खपत 2400 यूनिट है, उन्हें केंद्र सरकार 60,000 रुपए और राज्य सरकार 20,000 रुपए का अनुदान देगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 4 मई को आयोजित हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कैंडिडेट अपने स्कोर कार्ड को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट यूजी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड व कैप्चा डालना होगा। परीक्षा में कैंडिडेट को मिले परसेंटाइल अंक और ऑल इंडिया रैंक जारी कर दी गई है। इसके अलावा उनकी कैटेगरी रैंक भी उन्हें दी गई है। जारी हुए नीट यूजी 2025 के रिजल्ट में हरियाणा के करनाल के रहने वाले अर्श गांधी ने ऑल इंडिया में 11वीं रैंक हासिल की है। उन्हें 720 में से 674 अंक मिले हैं। उन्होंने करनाल के प्राइवेट कोचिंग सेंटर से ही कोचिंग ली थी। हरियाणा में टॉप करने वाले अर्श गांधी ने बताया कि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से अनुशासित रहा। पुरानी टेस्ट सीरीज का अच्छे तरीके से अध्ययन करते हुए एग्जाम का पैटर्न समझने में सफलता मिली। इन्हें हल करने से टाइमिंग में सुधार देखने को भी मिला। जो भी डाउट्स थे उन्हें टीचर्स की मदद से सोल्व आउट कर लिया। अर्श गांधी ने बताया कि मैंने बोर्ड परीक्षा के साथ ही नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने अलग से कोई कोचिंग नहीं ली। समर वेकेशन में यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन संचालित करने का अहम फैसला लिया है। जोधपुर से गोरखपुर के बीच आवागमन करने वाली साप्ताहिक स्पेशल यह ट्रेन हरियाणा के कई शहरों से होकर गुजरेगी, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा। ट्रेन नंबर 04829 जोधपुर गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 12 जून से लेकर 26 जून तक हर गुरुवार को दोपहर 4:15 पर जोधपुर से रवाना होकर अगले दिन रात 8:50 पर गोरखपुर
गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 04830 गोरखपुर जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार रात 11:25 पर गोरखपुर से रवाना होकर रविवार सुबह 4 बजे जोधपुर पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, छोटी खाटू, डीडवाना, लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़, चोरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने की दिशा में एक और अहम कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय हाईकमान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने संगठन में नई नियुक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से लेकर विभिन्न जिलों की जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। ये आदेश हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुधा भारद्वाज को जारी किया गया है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा जारी की गई नई लिस्ट में सोनीपत से नीलम बाल्यान को प्रदेश उपाध्यक्ष और रेखा मलिक को महासचिव के पद पर नियुक्ति सौंपी गई है। वहीं डॉक्टर पूनम दहिया को सोनीपत शहरी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। रोहतक से राज दुलारी को प्रदेश सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। फरीदाबाद से प्रियंका अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रेवाड़ी से पूजा शर्मा और गुरुग्राम से सीमा को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे इन जिलों में महिला संगठन को नई दिशा मिलेगी। सिरसा जिले से कृष्ण फोगाट और पलवल से सविता चौधरी को महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अग्रवाल को महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2026 में सैलरी या फिर महंगाई भत्ता संबंधित बदलावों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। भले ही सिफारिशों को देरी से लागू किया जाए, लेकिन कर्मचारियों को एरियर की राशि मिल सकती है। जानकारी के अनुसार बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। हालांकि अभी तक समिति का गठन नहीं हुआ है। वित्त आयोग की समिति विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श और विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस प्रक्रिया में करीब 1 साल का वक्त लग जाता है। अनुमान है कि साल 2026 की दूसरी छमाही तक वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसके आधार पर सरकार से मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की कटौती करने का एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके बाद बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट में भी कटौती करनी शुरू कर दी है। इसी दिशा में अब भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लेंडिंग रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स तक की बड़ी कटौती की गई है। एसबीआई से पहले 12 जून को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपनी ब्याज दरों में बड़ी कटौती करने का एक अहम फैसला लिया गया था। इससे होम लोन काफी सस्ते हुए थे। रेपो रेट में कटौती होने से बैंकों को केंद्रीय बैंक से कम दरों पर लोन मिल रहा था, जिस वजह से होम लोन काफी सस्ते हो गए हैं। एसबीआई की तरफ से लैंडिंग लोन रेट्स में जो बदलाव किए गए हैं वे 15 जून 2025 से यानी आज से लागू हो जाएंगे। एसबीआई होम लोन की ब्याज दर लेने वालों के सिविल स्कोर के आधार पर 7.5% से लेकर 8.45% तक ब्याज लगाया जाता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके सिविल स्कोर, लोन अमाउंट और अन्य फैक्टर आदि पर भी डिपेंड करता है। रेवाड़ी जेल से कैदियों को अब दूसरे जिलों की जेलों में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यानी रविवार को जिले की नई जेल का उद्घाटन करेंगे। यह जेल 95 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। सीएम नायब सिंह सैनी आज सुबह 10 बजे रेवाड़ी जिले के फिदेरी गांव में नवनिर्मित हाईटेक जेल परिसर में पहुंचेंगे। यह नई जेल तकरीबन 50 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई है। नया जेल परिसर रेवाड़ी में लंबे समय से चली आ रही जेल बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करेगा। अब तक जिले में केवल 65 कैदियों की क्षमता वाली एक छोटी सी जेल थी, जिसके कारण 700 से अधिक कैदियों को गुरुग्राम, नारनौल और झज्जर की सुविधाओं में स्थानांतरित किया गया था। नई जेलों को लगभग 1000 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा क्षेत्र में कैदी प्रबंधन में रसद संबंधी चुनौतियों में भी कमी आएगी। रेवाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी नवनिर्मित जेल परिसर के अलावा बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे। शहर के राव तुलाराम स्टेडियम परिसर में उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित होगा। समारोह स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एसपी हेमेंद्र मीणा के अनुसार पंडाल के अंदर सभी लोगों को जांच के बाद प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा के पलवल जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट 30 जून को ऑनलाइन जारी की जाएगी। आईटीआई प्रधानाचार्य जिले सिंह के अनुसार दस्तावेजों की जांच 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक संबंधित आईटीआई संस्थानों में होगी। पात्र स्टूडेंट 5 जुलाई तक ऑनलाइन फीस जमा करवा सकेंगे। आवेदन करने के लिए स्टूडेंट को सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आवश्यक दस्तावेजों में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र, आधार
आधार नंबर, रिहायशी प्रमाण पत्र और नवीनतम फोटो शामिल है। दाखिले के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। संस्थान में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ITI में सत्र 2025-26 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल तय कर दिया गया है। इसमें 6 जून से लेकर 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। पहली मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट 30 जून को जारी होगा। तो वहीं 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच होगी तथा 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक फीस जमा करवा सकेंगे। वहीं 7 जुलाई को खाली सीट प्रदर्शित होंगी। 7 और 8 जुलाई को पोर्टल रिवीजन और प्रेफरेंस चेंज कर सकेंगे। वहीं दूसरी मेरिट लिस्ट 10 जुलाई को आएगी। तीसरी मेरिट लिस्ट की बात करें तो 22 जुलाई को जारी होगी। टेक कंपनी वीवो भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। हाल ही में T4 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद अब कंपनी Vivo Y400 Pro को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo Y400 Pro 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ आएगा। इसके अलावा फोन में 90 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ 5500 mAh की बड़ी बैटरी भी मिलेगी और कीमत 23,990 रुपए हो सकती है। हालांकि अभी ब्रांड ने लॉन्च डेट कंफर्म नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्मार्टफोन इसी महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है। फोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। Vivo Y400 Pro में AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, AI सुपरलिंक, AI नोट असिस्ट, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन, Vivo लाइव कॉल ट्रांसलेशन, AI लाइव टेक्स्ट और सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स मिलेंगे। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। पिछले शनिवार यानी 7 जून को सोना 97,145 रुपए पर था, जो अब 99,058 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,913 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,05,285 रुपए पर थी, जो अब 1,06,167 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 882 रुपए बढ़ी है। वहीं 10 जून को चांदी ने 1,07,000 का अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,830 रुपए और 22 कैरेट के सोने की कीमत 93,350 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।